पड़ोसियों के बीच होने वाली पहली बहस शोर पालतू जानवरों या रख रखाव को लेकर नहीं होती, ये पार्किंग को लेकर होती है। किसकी पार्किंग किसकी है, किसने किस चीज़ के लिए भुगतान किया है, कौन किसकी जगह का इस्तेमाल कर रहा है। आमतौर पर यह मासूमियत से शुरू होती है। किसी कार पर एक नोट, निवासियों के समूह में एक संदेश, एक विनम्र अनुरोध जो धीरे धीरे नाराजगी में बदल जाता है। जब तक बात बिगड़ती है, मूल कारण भुला दिया जाता है। जो रह जाता है वो है ठगे जाने का एहसास, ऐसी चीज के लिए भुगतान करने का एहसास जो कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई थी। पार्किंग ही वो जगह है जहां स्वामित्व का भ्रम सबसे पहले टूटता है। मैंने कई खरीदारों को गर्व से उन पार्किंग स्थलों की रसीदें दिखाते देखा है जिन्हें वे हमेशा के लिए अपना मानते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने स्वामित्व के लिए नहीं बल्कि आवंटन के लिए भुगतान किया था। उपयोग का अधिकार, बेचने का अधिकार नहीं। यह अंतर तकनीकी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह निर्धारित करता है कि वो स्थान आपका है या केवल बिल्डर या एसोसिएशन की मर्जी से आपको आवंटित किया गया है। कई खरीदार इस अंतर को तभी समझते हैं जब वे पार्किंग को बेचने, किराए पर देने या बदलने की कोशिश करते हैं और उन्हें मना कर दिया जाता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। सार्वजनिक क्षेत्र भी इसी तरह की उलझन से जूझते हैं। लॉबी, गलियारे, सीढ़ियां, छतें, बगीचे, क्लब हाउस, इन जगहों को आपके घर के विस्तार के रूप में प्रचारित किया जाता है। ब्रोशर में लिखा होता है आपकी जीवन शैली, लेकिन कानूनी तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र सामूहिक होते हैं, व्यक्तिगत नहीं। आप उन पर उस तरह से मालिकाना हक नहीं रखते जैसे आप अपने लिविंग रूम पर रखते हैं। आप उन्हें साझा करते हैं, और साझा करना जब अपेक्षाएं स्पष्ट न हों तो विवाद का कारण बन जाता है। परेशानी बिक्री के तरीके से ही शुरू होती है। बिक्री टीमें अक्सर सब कुछ एक साथ जोड़ देती हैं। निश्चित कीमत, पार्किंग, सुविधाएं, एक ही कीमत में, जो देखने में व्यापक लगती है। खरीदार राहत महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कोई अप्रत्याशित खर्च नहीं होगा, लेकिन असल में अप्रत्याशित खर्च को बस टाल दिया जाता है। बाद में अलग अलग नामों से शुल्क सामने आते हैं। बुनियादी ढांचा शुल्क, क्लब हाउस शुल्क, अग्रिम रखरखाव शुल्क, सिंकिंग फंड, कॉर्पस फंड। हर शुल्क को तत्काल लागू करने की कोशिश की जाती है। इसे मानक प्रक्रिया, अपरिवर्तनीय और समयबद्ध बताया जाता है। अधिकांश खरीदार आपत्ति नहीं करते क्योंकि वे कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते। वे पहले ही सौदा कर चुके होते हैं। घर लगभग उनका ही होता है। अब सवाल उठाना जोखिम भरा लगता है, इसलिए वे चुपचाप भुगतान कर देते हैं। कुल लागत की तुलना में ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन कुल मिलाकर ये काफी बड़ी हो जाती है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे एक पैटर्न बन जाता है। खरीदार समझौता करता है, बिल्डर मांगे बढ़ाता है। एक बार मेरी एक ऐसे खरीदार से बात हुई जिसने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 2 पार्किंग स्लॉट के लिए भुगतान किया था क्योंकि उसके पास 2 कारें थीं। कई साल बाद जब एसोसिएशन ने परिसर का प्रबंधन संभाला तो दूसरा स्लॉट किसी और को आवंटित कर दिया गया। बिल्डर ने अलग अलग समय पर उपयोग की धारणा के आधार पर वास्तविक रूप से मौजूद पार्किंग से अधिक पार्किंग बेच दी थी। खरीदार ने इसका विरोध किया। दस्तावेज अस्पष्ट थे। समझौते में पार्किंग का जिक्र अस्पष्ट था, लेकिन स्पष्टता नहीं थी। एसोसिएशन ने अपना अधिकार जताया। बिल्डर पीछे हट गया। खरीदार उस जगह के लिए बहस करता रह गया जिसे वो अपना मानता था। छिपे हुए शुल्क अक्सर सबके सामने ही छिपे रहते हैं। इनका जिक्र अनौपचारिक रूप से किया जाता है, कभी मौखिक रूप से, कभी ऐसे अनुलग्नकों में जिन्हें खरीदार नजरअंदाज कर देते हैं। इन्हें मानक शुल्क कहा जाता है। लेकिन किसके लिए मानक? कोई सार्वभौमिक मानक नहीं है। इसके बजाय सामान्यीकरण का एक पैटर्न मौजूद है। यदि पर्याप्त लोग बिना सवाल किए भुगतान कर देते हैं तो शुल्क नियमित हो जाता है। खरीदारों को अक्सर ये एहसास नहीं होता कि इनमें से कई शुल्क बातचीत के माध्यम से कम किए जा सकते हैं, या कम से कम शुरुआती दौर में ही उन पर आपत्ति जताई जा सकती है। एक बार कब्जा हो जाने पर, संबंध बन जाने पर, आदतें पक्की हो जाने पर विरोध करना मुश्किल हो जाता है। शुरुआती स्पष्टता से बाद में होने वाले विवादों से बचा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में पहुंच और नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठते हैं। इनका उपयोग कैसे किया जाएगा, ये कौन तय करता है? इनके रख रखाव का खर्च कौन उठाएगा? क्या इनका व्यवसायीकरण किया जा सकता है? मैंने क्लब हाउसों को कार्यक्रमों के लिए छिपे हुए शुल्क लेन देन के बारे में कुछ और भी गहरा खुलासा करते हैं। वे दिखाते हैं कि खरीदार के भावनात्मक रूप से जुड़ जाने पर
लागत को कितनी आसानी से दूसरे पर डाला जा सकता है। बुकिंग के समय बातचीत कीमत के बारे में होती है, बाद में ये दायित्वों के बारे में होती है। प्रत्येक दायित्व अपने आप में उचित प्रतीत होता है, साथ मिलकर वे खरीद के आर्थिक पहलुओं को नया रूप देते हैं। मैंने देखा है कि जो खरीदार अपनी खरीदारी पर पछताते हैं, वे अक्सर इन छोटी छोटी समस्याओं का जिक्र बड़ी गंभीरता से करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि इसमें पैसे शामिल थे, बल्कि इसलिए कि ये समस्याएं क्या दर्शाती हैं। विश्वास का टूटना, ऐसा महसूस होना कि खेल के बीच में ही नियम बदल गए, कि अनौपचारिक रूप से किए गए वादे को औपचारिक रूप से फिर से परिभाषित किया गया। ये अध्याय शुल्क संरचना को रटने के बारे में नहीं है, ये मानसिकता के बारे में है। खरीदने से पहले ये पूछने के बारे में है कि वास्तव में क्या शामिल है और क्या नहीं। पार्किंग अधिकार, सुविधाओं तक पहुंच, रखरखाव संबंधी दायित्वों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट रूप से दस्तावेज में दर्ज करवाने पर जोर देने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि आज जो भी बात अस्पष्ट रह जाती है, वो कल विवाद का कारण बन सकती है। घर सिर्फ एक फ्लैट नहीं होता, ये एक साझा पारिस्थितिकी तंत्र है। इस पारिस्थितिकी तंत्र को कानूनी रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है, ये आपके दैनिक जीवन को आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभावित करता है। पार्किंग संबंधी विवाद पड़ोसियों के साथ संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। साझा क्षेत्रों के उपयोग को लेकर अस्पष्ट नियम संघर्ष को जन्म देते हैं। अप्रत्याशित शुल्क सद्भावना को ठेस पहुंचाते हैं। इनमें से कोई भी अपरिहार्य नहीं है। ये सब जल्दबाजी में की गई धारणाओं और देर से पूछे गए सवालों का परिणाम है। जब खरीदार इस बात को समझ जाते हैं, तो वे इन विषयों को बाद में सोचने वाली बातें मानना बंद कर देते हैं। वे घर में प्रवेश करने के बाद नहीं, बल्कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ही इन पर चर्चा करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अभी स्पष्टता रखना उनके भविष्य के लिए फायदेमंद है। पूछें कि आपकी कार कहाँ खड़ी रहेगी और क्या वो आपकी ही होगी। पूछें कि आप किन जगहों का उपयोग कर सकते हैं और किन शर्तों के तहत। पूछें कि आपसे किस चीज का शुल्क लिया जाएगा और कब। यदि उत्तर स्पष्ट न हो तो आश्वासन पर भरोसा न करें, स्पष्टीकरण मांगे, क्योंकि रियल एस्टेट में जो आज अनिश्चित है, कल विवाद का विषय बन जाता है। और विवाद एक बार आपके घर में प्रवेश कर जाएं, तो उन्हें निकालना किराएदारों को निकालने से कहीं अधिक कठिन होता है।